તો લોકસભામાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે તે સાંભળીએ। साथ साथ याद आता है, यानी बाबा साहब और संविधान, संविधान यानी बाबा साहब यानी संविधान, ऐसी जीवन की सिद्धि किसी भी व्यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साहब आंबेडकर के जीवन में हम आज अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहब ने नहीं कहा था, उनके कालखंड में शायद किसी ने उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, लेकिन जैसे समय बीतता गया हम सबको लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हुआ। संविधान हमें ऐसा बदला है कि संविधान में से हर कोई अपने अधिकार ढूंढता रहता है, अपने अधिकारों को और अधिक हवा भरने का भी प्रयास करता है। और बड़े चतुर लोग संविधान को ही आधार बना करके अधिकार का दुरुपयोग करने की हद तक भी कभी कभी सीमाएं लांघ देते हैं। इससे एक एनार्की पैदा हुई और बाबा साहब आंबेडकर ग्रामर ऑफ एनार्की की बात करते हैं। ये हम सबका दायित्व होता है, नागरिक हो, शासन व्यवस्था हो, सरकार हो, शासन व्यवस्था के भिन्न भिन्न अंग हो, हर एक के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर फोर्स है तो हमारा संविधान है। लुब्रिकेशन करने की ताकत भी है तो संविधान में है, रक्षा करने की ताकत है तो भी संविधान में है। और इसलिए इन संविधान की आत्मा के साथ हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ धाराओं के साथ जुड़ने से बात चलती नहीं। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए आज उसकी प्रोसेस की जो किताब निकली है वो शायद स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस एक पन्ने को खोलने के लिए शायद हमें काम आ सकता है। तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि देश आजाद हुआ कर्तव्य भावना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के कारण। देश का हर नागरिक आजादी का आंदोलन को अपना कर्तव्य मानता है। देश आजाद होने तक कर्तव्य का भाव इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था जो बेमिसाल था, और शताब्दी से भी अधिक समय तक वो भाव लोग जीते थे। लेकिन आजादी के तुरंत बाद उस ऊंचाई से अचानक हम ऐसे नीचे आए कि कर्तव्य का सारा भाव अधिकार में परिवर्तित हो गया, और अधिकार, हक, मेरा क्या, इसने इस प्रकार से जीवन को ग्रसित कर लिया कि कर्तव्य का लोप होता चला जा रहा है। हम संविधान के माध्यम से कर्तव्य और अधिकार का संतुलन कैसे बिठाएं, देश के सामने चुनौती है, और उस दिशा में इस प्रकार के प्रयत्नों से रास्ते खोजे जा सकते हैं। हम 26 जनवरी बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, लेकिन हम न भूलें कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है, और इसलिए इस 26 नवंबर का संविधान दिवस के रूप में नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उसका पुण्य स्मरण करते हुए उसकी बारीकियों को जानने का प्रयास, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो, करते रहना चाहिए। ऑनलाइन कंपटीशन हो, कभी संविधान पर बालकों के लिए ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो,
यही चीजें हैं आखिरकार लोगों को इसके साथ जोड़ती है। इन दिनों भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। कितना बड़ा अहम कदम उठाया। और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश है, निर्णय बहुत बड़ा है। देश का उज्जवल भविष्य देखने वालों से इतनी ही अपेक्षा है कि आइए हम सब मिलकर के सामान्य मानवी की कठिनाइयों को दूर करें। इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्व के सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें। सारा दुनिया जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। और मैं निमंत्रण देता सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, मीडिया को। दूसरा, डिजिटल करेंसी। हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पर आपका हक है। मैं इस माध्यम से, जब संविधान की चर्चा हो रही है, संविधान इन व्यवस्थाओं का भी रक्षक है। मैं देशवासियों से और खास करके समाज का नेतृत्व करने वाले हर वर्ग से, मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, जिस देश के पास 65% नौजवान हो, 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हो, जिस देश में अब टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो, तो हम क्यों न लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब आज हम व्हाट्सएप कहां सीखने गए थे, कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के, आईटी कॉलेज में जाकर के, अनपढ़ भी अनपढ़ को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी ही सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी, 8 नवंबर के इस निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम का फायदा किसने उठाया? मैंने कल हिसाब लिया कुछ नगरपालिका, महानगरपालिकाओं का, बहुत कम, इन्हीं की नगरपालिका, महानगरपालिका।
कोई 40-50 का मुझे बताया गया। पहले 3-3.5 हजार करोड़ टैक्स आता था। 8 नवंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गए। ये पैसा किसके काम आएगा? उस गांव के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी, कहीं पानी के नल लगेंगे। एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है। और इसलिए राजनीति के ऊपर भी समाज हित के बहुत काम करने होते हैं। संविधान हमें वो प्रेरणा देता है। संविधान हमें हमारी विरासतों का संभालने की जिम्मेवारी देता है। लिखा हुआ है उसमें, हमारी इस महान विरासत की संभालना ये संवैधानिक हमारी जिम्मेवारी है। आइए हम सब मिलकर के बाबा साहब आंबेडकर ने जो महान कार्य किया है, उसके शब्दों को और भावों को पीढ़ी दर पीढ़ी समयानुकूल संदर्भ में हम उसको जी के सीखें, जीना सीखें, जी करके दिखाएं और देश को हर पल नई ताकत, नई ऊर्जा देते रहे। मैं सुमित्रा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस बार पार्लियामेंट नहीं थी, 26 तारीख को छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने इस संविधान दिवस के महात्म्य को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प किया। स्टेट में भी उसका इनिशिएटिव लिया गया, स्कूल कॉलेजेस में इनिशिएटिव लिया गया और धीरे धीरे करके ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में बनेगा। मुझे विश्वास है। मैं इस समय मुझे आने का अवसर, इस समय की कठिनाई के कारण आपको भी जरा जल्दी जल्दी आना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો દિલ્હીના પુસ્તક વિમોચનમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ હાજરી આપી હતી અને ત્યારબાદ સંબોધન પણ કર્યું હતું। ખાસ કરીને જે નોટબંધી છે તેના વિશે વાતચીત કરી હતી। સંસદમાં ઘણા દિવસથી આ વસ્તુની ચર્ચા ચાલી રહી હતી કે શા માટે નરેન્દ્ર મોદી હાજર થતા નથી અને પીએમ જવાબ આપતા નથી। ત્યારે આડકતરી રીતે આ સંબોધનમાં તેમણે જવાબ પણ આપ્યો હતો અને સારો એવો જવાબ લોકો સુધી પહોંચાડ્યો હતો। જે પ્રમાણે કાળા નાણાંના મામલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નિવેદન આપ્યું છે।